नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेस में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास यूपी पीजीटी के पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है। आज का पहला प्रश्न है, अर्जुनस्य वचनम द्वयम। वाक्य में अर्जुनस्य का कारक है, इसमें कारक बताना है। अर्जुनस्य शब्द में कौन सा कारक है? तो विकल्प में है करण, संप्रदान, संबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अर्जुनस्य वचनम द्वयम, वाक्य में जो अर्जुनस्य शब्द है इसमें संबंध कारक है, तो विकल्प थर्ड वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम में के प्रवर्तक हैं। तो ये किसके प्रवर्तक का नाम बताना है? तो विकल्प में है दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट या फिर विश्वनाथ। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक जो है पंडित राज जगन्नाथ हैं। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह काव्य लक्षण उनकी पुस्तक रस गंगाधर में संकलित है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। जगन्नाथ द्वारा दी गई परिभाषा का रमणीय पद निसंदेह उपादेय है, किंतु इसका चलो इतना ही रहने दे रहे हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह साहित्य दर्पण से लिया गया है। जो मम्मट की परिभाषा है, इनकी परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो विकल्प में है स्फूर्ति, युद्ध, उत्साह या फिर विरक्ति। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो विकल्प थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के रचनाकार है। यह किसकी रचना है उत्तर रामचरितम? तो विकल्प में है वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष या फिर भवभूति। तो उत्तर रामचरितम के रचनाकार भवभूति हैं। यह भवभूति की रचना है, तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, भवभूति। भवभूति के 3 नाटक उपलब्ध हैं, जिसमें है मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। मालती माधव जो है 10 अंकों का प्रकरण नाटक है और महावीर चरितम के 7 अंकों में राम के विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक तक का रामायण की कथा वर्णित है इसमें। और उत्तर रामचरितम में 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है। तो विकल्प में है यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल या फिर द्वंद्व। तो यानी शब्द इसमें शुद्ध है। वाल्मीकि ऐसे नहीं लिखा जाएगा। वाल्मीकि का शुद्ध अर्थ होता है, ऐसे लिखा जाएगा वाल्मीकि। म पे बड़ी की मात्रा रहेगी और क पे छोटी की मात्रा, वाल्मीकि ऐसे रहेगा। उज्ज्वल में डबल जो रहेगा और द्वंद्व में जो है यहाँ पे एक ऐसे और लगा रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 यानी। अगला प्रश्न है, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। तो मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास है? तो यह सभी लोगों को पता है कि यह प्रेमचंद का उपन्यास है, अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों के नाम बता दे रहे हैं कुछ: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि और गोदान। प्रेमचंद ने 200 कहानियाँ भी लिखी हैं, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इनकी कुछ कहानियों के नाम भी बता दे रहे हैं, जिसमें आत्माराम, बूढ़ी, काकी, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, इस्तीफा,
पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, कफन। ये सभी जो रचनाएं हैं ये उनकी कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न है केशव कहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है। इस काव्य कृति के रचनाकार का भी नाम पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है यह किस काव्य कृति से उद्धृत है। तो विकल्प में है सूरसागर, सुरसरावली, कृष्ण गीतावली या फिर विनय पत्रिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है आप सभी लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न है कवि धूमिल का पूरा नाम था। धूमिल जी का पूरा नाम क्या है। तो विकल्प में है गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। विकल्प थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जिहि चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है, यह किसकी रचना है। तो विकल्प में है बिहारी, भूषण, घनानंद या फिर रसलीन। तो यह जो रचना है यह पंक्ति जो है दोहा जो है यह बिहारी का दोहा है। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी। इस पंक्ति में अलंकार भी बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो विकल्प में है नागार्जुन, मुक्तिबोध, विद्यानिवास मिश्र या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक यात्रा साहित्य के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। यात्रा साहित्य के क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन का नाम विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये इनके द्वारा रचित अन्य यात्रा साहित्यों में है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में। और इसमें घुमक्कड़ शास्त्र पूछ रहा है। ये सभी रचनाएं जो हैं राहुल सांकृत्यायन जी की हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि कहलाती है ये बताना है। तो विकल्प में है दीर्घ, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि या फिर अयादि स्वर संधि। तो यदि अ या आ के बाद ई या ई आवे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। तो यहाँ पर जो है गुण स्वर संधि होगी। विकल्प थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा गुण स्वर संधि। जैसे देव धन इंद्र बराबर हो जाएगा देवेंद्र, एक ही मात्रा इसमें लगी रहती है और ओ, ए और ओ को देखना होता है इसमें। अगला प्रश्न है अनंत में संधि होगी, अनंत में कौन सी संधि होगी। तो विकल्प में अन धन अंत, अन धन अंत, अनन धन तो या फिर अनन धन तो। तो अनंत में संधि विच्छेद हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 अन धन अंत, अनंत। ये है अनंत संधि का, अनंत शब्द का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। इसमें कौन सा समास होगा। तो विकल्प में है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो जिस समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसमें होता है द्वंद्व समास। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है सदगति शब्द में समास होगा। तो विकल्प में है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। तो सदगति में जो है तत्पुरुष समास होगा। विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्लेष अलंकार होता है। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं और कुल 3 भेद किए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार।
तो ज़्यादातर दो ही अलंकारों से पूछा जाता है, तो भेद भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने अलंकार हैं जो शब्दालंकार में आते हैं। तो चलिए बताते हैं, इसमें विकल्प है। श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या उपर्युक्त सबसे अलग। तो श्लेष जो है यह शब्दालंकार है। विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेदों में आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये जो सभी जो हैं शब्दालंकार है। और अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, भ्रांतिमान, संदेह, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, इस जैसे कि अर्थालंकार के भेद नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि अर्थालंकार के बहुत भेद हैं और शब्दालंकार कुछ ही हैं, तो आसानी से याद हो जाता है, तो इससे पहचानने में आसानी हो जाती है। यमक, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, ये सभी जो हैं शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, तो कौन सा अलंकार होता है? तो विकल्प में उपमा, रूपक, दीपक या फिर उत्प्रेक्षा। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और जहाँ पे उपमेय का उपमेय का उपमान का रूप मान लिया जाए वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है, तो दोहा के विपरीत कौन सा दोहा होता है? तो विकल्प में है रोला, छप्पय, चौपाई और सोरठा। अब इतने इजी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। दोहा का विपरीत दोहा होता है सोरठा। मात्रा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, छप्पय में होते हैं, तो छप्पय में क्या होते हैं? तो विकल्प देखते हैं इसका। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। विकल्प तीसरा है, प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छप्पय में जो है 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण जो होते हैं रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। यह मात्रिक, विषम और संयुक्त छंद है, तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत कहलाता है, तो शंकु का सिद्धांत बताना है। तो विकल्प में है उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमितिवाद या फिर भुक्तिवाद। तो रस सूत्र के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। भारत के नाट्यशास्त्र की प्रथम उपलब्ध टीका अभिनव गुप्त द्वारा उचित मानी जाती है, जो है अभिनव भारती, जिसमें इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की है। इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य रस को सर्वप्रधान सिद्धांत मानकर रस सूत्र की व्याख्या के 4 प्रमुख प्रयत्न किए गए थे। भट्ट लोडलट ने किया था, आचार्य शंकुक ने किया था, भट्ट नायक ने किया था और अभिनव गुप्त ने किया था।
तो इसका सही उत्तर बताना है कि शंकु का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो शंकु का सिद्धांत कहलाता है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद कहलाता है। भट्टलोलट का कहलाता है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। भट्टलोलट का। आचार्य शंकु का कहलाता है अनुमितिवाद। और भट्टनायक का कहलाता है भुक्तिवाद। और अभिनवगुप्त का कहलाता है अभिव्यक्तिवाद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं, यह किसका ग्रंथ है? तो विकल्प में है रुद्रट, भामा, विश्वनाथ या फिर मम्मट। तो काव्य प्रकाश ग्रंथ के प्रणेता जो हैं मम्मट जी हैं। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा मम्मट। जबकि रुद्रट ने काव्यालंकार ग्रंथ की रचना की है और भामा ने भी काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। भामा और रुद्रट काव्यालंकार की रचना की है। जबकि आचार्य विश्वनाथ का जो है इनकी रचना का नाम है साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो विकल्प में है जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा या फिर जिजीविषा। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो जिजीविषा इसका शुद्ध रूप है। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा जिजीविषा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो विकल्प में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या फिर बघेली। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो वो हो जाएगी भोजपुरी। भोजपुरी जो है यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है यह पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो विकल्प में है अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। भोजपुरी जो है यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है, जिसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी आती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, कौन सी भाषा है? तो विकल्प में है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली। बौद्ध धर्म पाली भाषा में रचना किए हैं। और अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से या फिर पैशाची अपभ्रंश से। तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है खड़ी बोली। और पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियों में है ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी जो हैं पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण
होते हैं तो क्या कहलाते हैं वो? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष व्यंजन या फिर अघोष व्यंजन। दूसरा और चौथा की बात हो रही है, दूसरे और चौथे की। तो ये कहलाते हैं महाप्राण व्यंजन। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच का पर्यायवाची शब्द है। कांच कैसे लिखा जाएगा भाई? तो इसमें विकल्प देखते हैं, शीशा, शीशा, सीपा या फिर शीशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, शीशा ऐसे लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। तो विकल्प में है, संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना या फिर शत्रु से मुकाबला होना। तो खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त होना। विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? विकल्प में है, चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकालना या फिर बालू से तेल निकालना। तो निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांद पर थूकना। विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला वाला। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होगा किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। अगला प्रश्न है, उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है। अमीर कैसा शब्द है? तो विकल्प में है, देशज, देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द या फिर तद्भव शब्द। उद्गम कि अमीर जो है यह एक विदेशज शब्द है। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, विदेशज शब्द है यह अमीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? अरुण कमल की रचना का नाम बताना है। तो विकल्प में है, चांद का मुंह टेढ़ा है, मगध, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार। तो अपनी केवल धार यह काव्य संकलन जो है अरुण कमल जी का है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपनी केवल धार। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक मुक्तिबोध हैं। मगध जो है श्रीकांत की कृति है, श्रीकांत जी की। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स का साण शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो विकल्प में है, स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वारेन हेस्टिंग्स का साण जो है यह किसकी रचना है? तो उदय प्रकाश जी की रचना है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द बताना है। विकल्प में है, यानी, यानी, सूची, शुष्क। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द होगा यानी। विकल्प 1 यानी ऐसे लिखा जाएगा। ये भी सही लिखा हुआ है और ये भी शुष्क भी सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो उपर्युक्त कैसे लिखा जाएगा? उपर्युक्त, उपरयुक्त या उपरियुक्त या फिर उपरोक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 उपर्युक्त ऐसे लिखा जाएगा। विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सद्य स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? तो विकल्प में, जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो या फिर जिसने अभी अभी स्नान किया हो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा
जिसने अभी अभी स्नान किया हो। विकल्प थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। सद्य स्नाता, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा। तिमिर में से होगा अंध, निशा, दीवा या फिर आलोक। तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द बताना है, तो तिमिर शब्द का शुद्ध विलोम शब्द होगा आलोक। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प में है सरोज, जलद, पंकज या फिर जलजात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 जलद। यह जलद नहीं जलज होगा शुद्ध रूप इसका, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है जलज, यह कमल का पर्यायवाची है, लेकिन जलद जो है यह बादल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो विकल्प में है आय, व्यय, नहर, लहर। तो आय होती है, नहर भी होती है और लहर भी होती है, लेकिन व्यय क्या होता है, व्यय होता है, होती नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो कैसे लिखा जाएगा। कवियत्री, विकल्प में है कवियत्री, कवयित्री या फिर कवियत्री। कवियत्री कैसे लिखा जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 कवयित्री होता है। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो विकल्प में है सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। कौन सा शुद्ध होगा, तो विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा सीता ने यह कहा। आज का लास्ट प्रश्न है यह निम्नलिखित ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनमें से कौन सी रचना जो है रामविलास शर्मा की है। तो विकल्प में है हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्महंता आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप या फिर भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। यह कौन सी रचना जो है इनमें से रामविलास शर्मा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। यह रचना जो है रामविलास शर्मा जी की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आप लोगों को मेरी प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, और जिन लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है प्लीज़ वो लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।